तो क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 4 है पार्ट 1। क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 1 है। आपको यहाँ पर है लाइवलीहुड्स है, इकोनॉमीज़ है एंड सोसाइटीज़ है। तो ये देखिए आपको क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 हुआ, इसके अंतर्गत यहाँ पर हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। आपको फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे। तो आपको जो जंगली समाज होता है, फॉरेस्ट सोसाइटी जंगली समाज या जंगल का समाज एंड कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद को देखते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले देखिए एक इंट्रोडक्शन यहाँ देख लीजिए, लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ की बात आपको यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पे आपको जो कहा गया, देखिए लाइवलीहुड मतलब जीविका हो गया, और इकोनॉमिक सोसाइटीज़ हो गया, और आपको ऐसे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था हो गया, और सोसाइटी मतलब समाज हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन सेक्शन 2 यू विल शिफ्ट आवर फोकस और टू द स्टडी ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज वी विल यहाँ पर क्या कि वी विल लुक एट हाउ द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड pastoralists change in the modern world and how they played a part in the shaping these changes how they played a part in shaping these changes। देखिए खंड दो में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में व्यवसायियों आधुनिक विश्व में देखिए आपको आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए, और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या ऑल टू ऑफन, यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर क्या ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी ओनली फोकस ऑन फैक्ट्रीज एंड सिटीज, देखिए ऑन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर विच सप्लाई द मार्केट, बट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर इकोनॉमीज आउटसाइड दिस sectors, other peoples too who matter to the nation. To modernize the lives of pastoralists and forest dwellers, the shifting cultivation and food gatherers often seem to be stuck in the past. It is as if their lives are not important when we study the emergence of the contemporary world. The chapter in section 2 will suggest that we need to know about their lives, see how they organize their world and operate their economies. These communities are very much part of the modern world we live in today. They are not simply survivors from a bygone era। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो कहा गया, देखिए खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में आपको वनवासी और चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए, और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार में और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्र पर ही ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, जो राष्ट्र के आपको महत्व रखते हैं। उसके बाद आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतु किसान और खाने की चीज़ें बिनकर गुजर करने वाली जिंदगी की अतीत में ही क्यों अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी ज़िंदगी का कोई महत्व ही ना हो। खंड 2 के माध्यम में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए ज़माने के बचे कुछ लोग नहीं हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि चैप्टर यहाँ पर क्या कि देखिए चैप्टर 4, इसमें जो आपको कहा गया, इसमें देखिए चैप्टर 4 के अंतर्गत क्या कि चैप्टर 4 विल टेक यू इनटू द फॉरेस्ट एंड विल टेल यू अबाउट द वैरायटी ऑफ वेज द फॉरेस्ट वर यूज बाय कम्युनिटीज लिविंग विद इन दैम। देखिए इट विल शो हाउ इन द 19th century the growth of industries and urban centers, ships and railways created a new demand on the forest for timber and other forest products। देखिए न्यू यहाँ
पर क्या कि न्यू डिमांड्स लेड टू द न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज, न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट। यू विल देखिए यहाँ पर क्या, you will see how colonial control was establishing over the forest, how forest areas were, देखिए how forest areas were यहाँ पे क्या, how forest areas were mapped, देखिए trees were classified and plantation were developed। all these development यहाँ पे all these development affected the lives of those local communities who use forest resources। They were forced to operate within new systems and recognize their lives, but they also rebel against the rules and persuaded the state to change its policies। This chapter will give you an idea of the history of such development in India and Indonesia। हाँ, यहाँ देखिए क्या है कि अध्याय यहाँ पर क्या है कि अध्याय 4 में देखिए अध्याय 4 में आप जंगलों की ओर सैर करेंगे। यहीं आप देखेंगे क्या कि यहीं आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों जहाजानी और रेलवे के उदय एवं विस्तार से लकड़ी और अन्य उत्पादों के जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के बाद भी किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तान मैदान और पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता है। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चरगाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह का असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आगमन, उनके आवागमन, उनके समुदाय के साथ उनके संबंध और बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे ढालते हैं, इस बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदाय और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को बुझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को हम अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसके पर्यावरण पर प्रभाव पर विचार नहीं करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए जो चीज़ आपको कही गई है, देखिए चैप्टर 5 यहाँ पर क्या, चैप्टर 5 की जो बात आप यहाँ पर उसको देखिए। चैप्टर 5 देखिए आपको क्या कि चैप्टर 5 विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पेस्टोरिस्ट इन द माउंटेन एंड डेजर्ट्स इन द प्लेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। पेस्टोरल कम्युनिटीज इन both these areas form an important segment of the population, yet we rarely study their lives. Their histories don't enter the page of textbook. Chapter 5 will show how their lives were affected by the controls established over the forest, the expansion. देखिए यहाँ पर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डिक्लाइन ऑफ ग्रेजिंग फील्ड्स। इट विल टेल यू अबाउट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट्स, देयर रिलेशनशिप टू अदर कम्युनिटीज एंड द वे दे एडजस्ट टू चेंजिंग ए सिचुएशन। देखिए वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कंटेम्पोररी वर्ल्ड अनलेस वी बिगेन टू सी द चैप्टर इन द लाइव्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज एंड पीपुल। वी ऑल्सो कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अनलेस वी लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कि फॉरेस्ट, आपको यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म को देखते हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म आपको है।
देखिए फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियल वन समाज और उपनिवेशवाद, देखिए वन समाज और उपनिवेशवाद को यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपके यहाँ पर है देखिए वन समाज और उपनिवेशवाद आपके यहाँ पर है। यहाँ देखिए क्या है, इसमें आपको कहा गया टेक अ क्विक, देखिए आप इसके अंतर्गत टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, द डाइज दैट कलर योर क्लॉथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड, द सेल फोन, the cellophane wrapper of your toffee, tend to live in with this gum, honey, coffee, tea, and rubber. देखिए don't miss out the oil in chocolates which comes from salt seeds. देखिए the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purpose. Forest also provide bamboo. देखिए फॉरेस्ट also provide bamboo wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. In the Amazon forest, or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. देखिए अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं। मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेल फोन रेपर, बीड़ियों के तेंदु पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को यहाँ पर जो कहा गया, जो साल के बीजों से निकलता और खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मशोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएँ, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती है। अमेजोन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। देखिए अमेजोन या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। फिर आपको देखिए लॉट्स ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग बिटवीन 1700 and 1995. The period of industrialization, 13.9 billion square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for the industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. देखिए यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से। देखिए यहाँ पर क्या औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागाहों एवं ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब आगे एक खास बात जो कहा गया, देखिए ए सार फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ की बात हम यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या कि ए सार फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, देखिए लुक एट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस पिक्चर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज। दिस इज डेंस फॉरेस्ट so very little sunlight falls on the forest floor. ये छत्तीसगढ़ एक साल वन है। देखिए पत्ता होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधे के विभिन्न आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं। अब आपको यहाँ आगे देखिए क्या कि हुआ डिफॉरेस्टेशन, आखिर का आपको जंगल कटाई क्यों, देखिए वनों का विनाश क्यों हुआ, डिफॉरेस्टेशन वनों का विनाश क्यों। यहाँ पर एक खास बात देखिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए द
द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू हैज डिफॉरेस्टेशन. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. देखिए वनों में देखिए वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं. वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं. वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है. वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया. आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें. अब आगे देखिए लैंड टू बी इम्प्रूव. अब यहाँ देखिए लैंड टू बी इम्प्रूव, जमीन की बेहतरी की बात यहाँ पर की गई है. यहाँ देखिए क्या है कि इन 1600 देखिए यहाँ पर क्या इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 of India's land mass was under cultivation. Now that figure has gone up to about half. Has population increased over the centuries and the demand for the food went up. Peasants यहाँ पे क्या है कि peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. First, the British Directory encouraged यहाँ पे क्या encourage the production of commercial crops. He like jute, sugar, wheat, and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production. Second, in the early 19th century, the colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be a wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. So between 1880 and 1920, the cultivated area rose by 6.7 million hectares. We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under the plough, forests have to be cleared. यहाँ देखिए क्या कि ज़मीन की बेहतरी की बात यहाँ पर की गई है. देखिए यहाँ पर क्या कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी. आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुँच गया. इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थ की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं में को विस्तार देते गए. औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया. फिर यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि इसकी कई वजहें थी. पहली वजह ये थी क्या कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल जैसे कि पट, सनगिया, गेहूँ एवं कपास उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया. 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती सारी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी. देखिए लिहाजा इन फसलों यहाँ क्या कि लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ. दूसरी वजह यह थी कि देखिए दूसरी वजह यह थी कि दूसरी वजह देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा. उनके हिसाब से इस वेल्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी. यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बहुत बढ़त हुई. खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है. अब आगे यहाँ देखिए एक नया आपको जो वर्ड है उसको यहाँ पर देख लीजिए. एक नया फिगर आपको यहाँ दिया गया है. पेंटिंग बाय जॉन डॉन्स का यहाँ पर पेंटिंग किया गया. उसको देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए इसमें जो आपको कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि आपको व्हेन द वैलीज वर फुल. देखिए
यहाँ पर क्या, व्हेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी। देखिए यहाँ पर क्या कि लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते थे, बिसन का शिकार करते थे और जंगली पौधे की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बिसनों के लिए भूसार भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के आसपास बिसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। बिसनों की बहुत बड़ी संख्या में आपको हत्या कर दी गई। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितनी बड़ी आपको है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या कि इसके अंतर्गत जो आपको यहाँ पर कहा गया, अब आपको आगे यहाँ पर जो कहा, इसमें आपको इसकी कई वजहें थी। इसमें आपको क्या कि लिहाज इसकी कई वजह थी। परी अंग्रेज ने स्वाभाविक परी अंग्रेज ने व्यावसायिक फसलें जैसे कि आपको पटसन गन्ना गेहूँ कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी की यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करने और से राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच में खेती योग्य जमीन के क्षेत्र पर 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। खेती योग्य जमीन के क्षेत्र पर 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। खेती विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के लिए पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती। अब आगे हम देखिए एक बॉक्स दिया गया, बॉक्स 1 में क्या, द अब्सेंस ऑफ कल्टीवेशन इन ए प्लेस डज नॉट मीन द लैंड वाज अनइनहेबिटेड। देखिए इन ऑस्ट्रिया व्हेन द व्हाइट सेटलर्स लैंडेड दे क्या कि दे आपके यहाँ पर दे क्लेम दैट द कंटिनेंट वाज एम्प्टी और टेरा न्यूलियस। इन फैक्ट दे वर गाइडेड थ्रू द लैंडस्केप बाय aboriginal tracks and led by aboriginal guides. The different aboriginal communities in Australia had clearly and demarcated territories. देखिए द नागर देखिए यहाँ पर द नागर legendary people of Australia plotted their land along the symbolic body of the first ancestor. Nugur देखिए Naguru Dairy. This land included 5 different environment of saltwater, ravine tracts, lakes, bush and desert plains which satisfy different socio-economic needs. किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबाद का ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि उपमहाद्वीप खाए था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शक नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदाय के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागारिंद जेरियो की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरुन देरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। ये जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश, सुखाड़े पानी, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। अब आगे यहाँ पर आपको स्पष्ट कहा गया कि एक आपके यहाँ पर सोर्स एक की बात आपको करते हैं। लेकिन the idea that uncultivated land had to be taken over and improved was popular with colonizers everywhere in the world. It was an argument that justified conquest. In 1896, the American writer Richard Harding wrote on the Honduras in Central America, "There is no more interesting question of the present day than that of what is to be done with the world's land which is lying unimproved." देखिए, whether it shall go to the great power that is willing to turn it to account or remain with its original owner. देखिए यहाँ पे क्या whom falls to understand its value. The Central Americans are like a gang of semi-barbarians in a beautifully furnished house of which they can understand neither its possibilities of comfort nor its use. देखिए 3 years later the American owned United Fruit Company was founded and grew bananas on an industrial scale in Central America. And the company acquired such power over the government of these countries that they came to be known as banana republics. ठीक है।
प्रति ज़मीन पर कब्जा करके उसके प्रति ज़मीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाना जाए। देखिए, प्रति ज़मीन पर कब्जा करके उसे खेती योग्य बनाया जाए, यह विचार शायद दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं कि आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता है कि दुनिया की गैर विकसित परिज़मीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्तियों के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझा सकते। देखिए, ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बबलों के गिरोह जैसे हैं जो ना तो इस पर घर का उपयोग ही कर सकते और ना ही इसमें आराम। देखिए, 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फूड कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने उन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। इसके बाद आपको आगे हम देखें क्या कि आपके यहाँ पर क्या स्लीपर्स ऑन ट्रक्स की बात यहाँ पर की गई है। स्लीपर्स ऑन ट्रक्स की बात की गई है, उसको यहाँ पर देखिए पटरी पर स्लीपर्स की बात यहाँ पर की गई है। एक इमेज आपके यहाँ पर दिया गया, क्या देखिए, कन्वर्टिंग साल लॉक्स इनटू स्लीपर्स इनटू इन द सिंहभूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर, मई 1897। देखिए, आदिवासी वेयर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ planks which would serve as sleepers for the railways. It at the same time they were not allowed to cut these trees to build their own houses. याद कि क्या कि सिंहभूम जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण छोटा नागपुर में 18 इमेज यहाँ पर दिया गया है। देखिए, रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरी बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त क्या करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति ना थी। अब यहाँ एक इमेज है स्लीपर से क्या होता है कि देखिए, स्लीपर क्या देखिए यहाँ पर क्या वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवेज ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजीशन। देखिए क्या कि स्लीपर के रेल की पटरी के आर पार, देखिए रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको है कि एक बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। अब यहाँ पर एक आगे आपको है